आज की कहानी है नया सफर। करीब 3 माह के इलाज के बाद आज दिनकर को मेंटल हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी। उसे जबरदस्त मानसिक आघात की वजह से आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जब हॉस्पिटल से सूचना मिली कि अब वो पूरी तरह से ठीक है और उसे घर ले जाया जा सकता है, तो उसकी पत्नी, बेटा, बहू और 3 साल का पोता विनम्र उसे लेने आए थे। हॉस्पिटल की औपचारिकताएं पूरी करने में 2-3 घंटे का समय लग गया। फिर दिनकर जैसे ही वार्ड से बाहर आया, उसे लेने आए सभी की आंखों में चमक दौड़ गई। खुशी के मारे सभी के आंसू छलक पड़े। दिनकर ने जैसे ही बाहें फैलाईं, सब के सब दौड़कर लिपट गए। नन्हा विनम्र दिनकर के गले से लिपट गया और दादू दादू कहकर प्यार से अपने कोमल हाथ उसके चेहरे पर फिराने लगा। दिनकर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। विनम्र आंखें पोंछने लगा दादू की। बड़ा ही भावपूर्ण दृश्य था। पत्नी कविता भी रह नहीं पाई, दिनकर के पांव में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए कहकर बिलख पड़ी। दिनकर ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसे उठाया, फिर कहा, चलो चलते हैं। सरिता को लेकर दिनकर को मानसिक आघात लगा था, जिसके इलाज के लिए वो अस्पताल था। सरिता से उसकी मुलाकात 15 साल पहले एक रिश्तेदार की शादी में हुई थी। उसे जो भी देखता देखता ही रह जाता। गजब का आकर्षण था उसमें। उसकी शादी को 10 बरस हो गए थे, लेकिन आज भी ऐसा लगता था जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। किसी को विश्वास नहीं होता था कि 30 वसंत देख चुकी सरिता 2 बच्चों की माँ भी है। शादी में कविता ने दिनकर से सरिता का परिचय कराया। ये मेरी फ्रेंड है सरिता, और रिश्ते में बहन भी। और सरिता, ये मेरे हस्बैंड दिनकर। हेलो जीजू, हाउ आर यू? सरिता ने हाथ आगे बढ़ाया। फाइन, दिनकर ने हाथ मिलाकर संक्षिप्त सा जवाब दिया। अपने आप में सिमट कर रहने वाला दिनकर कुछ शर्मीले स्वभाव का था, लेकिन सरिता बिल्कुल विपरीत, एकदम बिंदास। सरिता और कविता शादी के उस माहौल में एक दूसरे से बतियाती अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी। और दिनकर बीच बीच में कुछ बोल लेता। अरे जीजू, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या बात है कविता, बोलने पर पाबंदी लगाकर आई हो क्या? हमारे पतिदेव तो ऐसे नहीं हैं भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा कम बोलते हैं, कविता ने कहा। सरिता कविता से बातें कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार दिनकर से टकरा रही थी। लगता था उसकी दिलचस्पी कविता में कम और दिनकर से बात करने में ज़्यादा थी। दिनकर स्मार्ट और अच्छी कदकाठी का धीर गंभीर था, जबकि कविता थुल थुल काया की थी। वो कब क्या बोल दे, कब कटाक्ष कर दे और कब बातों बातों में किसी का अपमान कर दे, कोई भरोसा नहीं रहता था। कविता और सरिता 10-12 साल बाद इस शादी में मिल रही थी, इसीलिए देर तक बातें करती रही। फिर एक दूसरे को अपने अपने शहर में आने का निमंत्रण भी दिया। कुछ दिनों बाद नव वर्ष का आगमन हुआ, तो दिनकर के मोबाइल पर फोन पर बधाइयों और शुभकामनाओं का दौर चल रहा था। दिनकर ने सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं एसएमएस से भेजी। तभी अचानक दिनकर के मोबाइल की घंटी बजी, तो मोबाइल स्क्रीन पर सरिता मुंबई का नाम दिखाई दिया। दिनकर ने जैसे ही मोबाइल ऑन किया, हेलो जीजू, आपको नववर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए हो। एक ही सांस में सरिता बोल गई। आपको भी मुबारक हो, दिनकर ने कहा। आपका एसएमएस मिला, मुझे तो करना आता नहीं, सोचा बात ही कर लेती हूँ। और उस दिन नव वर्ष की वो बातचीत लंबी चली। दिनकर को भी अच्छा लगा सरिता से बातें करके। दिनकर को शेरो शायरी के शौक थे। वो मोबाइल पर अपने दोस्तों से शेरों का आदान प्रदान करता था। उस दिन के बाद उसने सरिता को भी उन्हें भेजना शुरू कर दिया। और सरिता तो जैसे मौके की तलाश में ही रहती। जैसे ही एसएमएस मिलता, दिनकर को फ़ोन कर लेती। एक नया सिलसिला चल पड़ा दोनों के बीच। घंटों बातें होती। सरिता अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात उससे शेयर करने लगी। फिर उसने एसएमएस करना भी सीख लिया। दिनकर जी, आप मुंबई आइए ना कभी, आपसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। एक दिन सरिता ने अपने दिल की बात कही।
मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है सरिता जी, आपसे मिलने का। आप सरिता जी क्यों बोलते हैं? मैं आपसे छोटी हूँ। सरिता कहकर बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, ये आप कहना भी बंद कीजिए। तुम बोलिए। उस दिन सरिता ने दिनकर को ये अधिकार दे दिया, तो वो उसे सरिता और तुम ही बोलने लगे। एक दिन दिनकर को अपने कारोबार के सिलसिले में मुंबई जाने का अवसर मिला, तो उसने सरिता को बताया। वो खुशी से झूम उठी और बोली, आप सीधे मेरे घर ही आओगे, किसी होटल वोटल में नहीं जाना। अरे भाई, मैंने कहा ना कि मैं काम से आ रहा हूँ। दिन में काम निपटाकर तुमसे और तुम्हारे पति देव से मिलने आ जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप एयरपोर्ट से सीधे मेरे घर आओगे। अच्छा बाबा, देखता हूँ। पर यार, थोड़ा अजीब लगेगा। तुम्हारे पति व बच्चे तो अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। नहीं करेंगे, सब ठीक होगा। तभी तो आपको घर आने के लिए कह रही हूँ। आप तो बस एयरपोर्ट पर पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना। हमारा ड्राइवर आपको मिल जाएगा। सरिता ने आखिर दिनकर को घर आने के लिए मना ही लिया। फिर मुंबई एयरपोर्ट पर उसे सरिता का कार ड्राइवर मिल गया, तो कुछ समय बाद वो सरिता के घर के सामने था। घर की बालकनी में खड़ी सरिता ने हाथ हिलाकर दिनकर का अभिवादन किया। ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी बेसब्री से दिनकर का इंतजार कर रही थी। उसके बच्चे स्कूल जा चुके थे और पति विजय सो रहे थे। आइए दिनकर जी, हम यहाँ गेस्ट रूम में बैठते हैं। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? सरिता ने पूछा। जो भी मिल जाए, दिनकर ने कहा। बस 5 मिनट में आई, तब तक आप फ्रेश हो ले। सरिता ने किचन में जाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद गरम गरम चाय की चुस्कियां लेते हुए सरिता ने कहा, आखिर आप आ ही गए यहाँ। आना तो था ही, तुमने जो बुलाया था। अच्छा जी, वैसे हम आपके होते कौन हैं? सरिता ने शरारती अंदाज में पूछा। सब कुछ, मेरी दुनिया, मेरी सांसें, मेरा जीवन, क्या नहीं हो तुम? दिनकर की बातों के इस अंदाज से सरिता मुंह फाड़कर दिनकर को देखने लगी। फिर दिनकर की आंखों में झांकते हुए बोली, जानती हूँ मिस्टर, लेकिन सरिता के लिए भी आप बहुत कुछ हो। विनय कुछ देर में उठने वाले हैं, आप तब तक तैयार हो जाइए। मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। कहकर सरिता ने उठने चाहा, तो दिनकर ने उसका हाथ थामकर कहा, बैठो ना कुछ देर, क्या जल्दी है? दिनकर का हाथ थामना और प्रेम पूर्वक आग्रह करना सरिता को अच्छा लगा, पर बातों में पता ही नहीं चला कि विजय कब उठकर फ्रेश हो चुका था। उसने अचानक कमरे में प्रवेश किया। ओहो विजय, आप उठ गए? सरिता ने संभलते हुए कहा। फिर, विजय ये दिनकर है, आपसे मैंने जिक्र किया था ना। कहकर उसने दिनकर से परिचय कराया। हेलो, विजय ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। बहुत खुशी हुई विजय जी आपसे मिलकर, दिनकर ने कहा। और मुझसे मिलकर नहीं? सरिता ने तपाक से कहा, तो तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उस दिन विजय को ऑफिस जाना था। उसने सरिता से कहा, मुझे तो ऑफिस जाना है। तुम दिनकर जी को जहाँ जाना है गाड़ी से छोड़ देना। ठीक है, बस मैं भी तैयार होती हूँ। फिर इन्हें जहाँ कहेंगे छोड़ दूंगी। विजय के जाने के बाद सरिता को दिनकर से खुलकर बातें करने का वक्त मिल गया। घर में दोनों अकेले थे, इसीलिए खूब बातें की। दिनकर ने दिल खोल कर रख दिया, तो सरिता भी पीछे नहीं रही। दोनों ने अपने अपने दर्द बयां किए, तो दोनों एक दूसरे के हमदर्द बन गए और हमदर्दी पाकर प्यार की कोपलें फूटने लगी। दोनों को लगा कि कुदरत ने हमारे लिए जीवन साथी बनाते समय हमारे साथ अन्याय किया है। सरिता ने दिन भर दिनकर को शहर में घुमाया। दिनकर ने अपना ज़रूरी काम निपटाए, फिर सरिता से कहा, अब मैं तुम्हारे हवाले हूँ मैडम, जहाँ मर्जी ले चलो। भगा ले चलूँ तो? सरिता ने कार चलाते हुए कहा। मैं तैयार हूँ भागने को। दिनकर के कहने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर दिन भर घूमने के बाद शाम को दोनों घर लौट आए। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। विजय डिनर के वक्त ही घर आता था। दिनकर की फ्लाइट देर रात की थी। सरिता चाहती थी कि कैसे भी हो दिनकर विजय के घर लौटने से पहले ही एयरपोर्ट चला जाए, जबकि दिनकर चाहता था कि कुछ समय और सरिता के साथ गुजारे। आप अभी एयरपोर्ट चले जाइए ना दिनकर जी, सरिता ने विचलित भाव से कहा। पर क्यों? अभी तो बहुत देर में फ्लाइट है।
पहले जाकर क्या करूँगा? यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, कहीं जाम लग गया तो आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। नहीं होगी, और अगर हो भी जाएगी तो क्या है, कल चला जाऊँगा, दिनकर ने टालते हुए कहा। कुछ बोल नहीं पाई सरिता, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि कुछ बात जरूर है। नहीं तो दिन भर साथ रहने वाली सरिता यूं पीछा छुड़ाने का प्रयास न करती। अचानक डोरबेल बजी। सुनकर आशंकित सी हो उठी सरिता। चेहरे के भाव बदल गए। दरवाजा खोला तो विजय सामने खड़ा था। उसकी शर्ट कहीं, टाई कहीं जा रही थी, और उसके मुंह से तेज भपका जो ही सरिता के नाक तक पहुंचा, वो बोली, विजय, आप पी कर आए हैं ना? आज तो ना पीते, दिनकर आए हुए हैं। तेरा मेहमान आया है तो मैं क्या करूं? हट पीछे। तू तो जब देखो रोती रहती है। विजय ने लड़खड़ाते कदमों से घर में प्रवेश किया। प्लीज विजय, धीरे बोलिए, दिनकर अंदर हैं। सरिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा। दिनकर ने सारा ड्रामा देखा और सुना तो सहम गया। पता नहीं सरिता के साथ कैसा व्यवहार करेगा विजय। कहीं मुझसे ही ना उलझ जाए। विजय सीधा बेडरूम में गया और जैसे आया था वैसे ही कपड़े और जूते पहने बिस्तर पर लुढ़क गया। सरिता देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दिल का दर्द बह निकला। दिनकर दूर खड़े होकर सब नज़ारा देख चुका था। सरिता ने दिनकर को देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। दिनकर से लिपटकर सुबक पड़ी। बस करो सरिता, हिम्मत रखो, कहकर दिनकर ने प्यार से सरिता की पीठ पर हाथ फिराया तो सरिता को अपनत्व का एहसास हुआ। मुझे भी साथ ले चलो दिनकर, मुझे यहाँ नहीं रहना, सरिता ने सुबकते हुए कहा तो दिनकर अवाक रह गया। यूं कहाँ ले जाएं, कैसे ले जाएं, किस रिश्ते से ले जाएं? अनेक सवाल कौंध गए दिनकर के मन में। सब ठीक हो जाएगा, इतना ही बोल पाया दिनकर। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस हालत में सरिता को छोड़कर कैसे जाए, लेकिन फ्लाइट का टाइम हो रहा था, इसीलिए निकल पड़ा। दिनकर अपने शहर तो आ गया, लेकिन सरिता का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने सरिता को फ़ोन किया। हेलो सरिता, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? तुम्हें ही याद कर रहा था, बहुत चिंता हो रही थी। अरे आप टेंशन ना लें, वो सब तो मेरी लाइफ बन चुका है। मैं तो डर गया था तुम्हारी हालत देखकर। मत सोचिए ज़्यादा, मैं तो बस आपको देखकर थोड़ा इमोशनल हो गई थी, सरिता ने कहा। दिनकर और सरिता एक दूसरे के और करीब आते गए। दिनकर का आना जाना और सरिता से मिलना जुलना बढ़ गया। दोनों का ये मेल मिलाप कविता को फूटी आंख नहीं सुहाता था। दिनकर के प्रति उसका व्यवहार और रूखा हो गया। इससे कविता से दूर और सरिता के और करीब होता गया दिनकर। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सरिता और दिनकर एक घंटा भी अपने अपने शहर में इधर उधर होते तो आशंकित हो उठते। कहाँ हो, क्या कर रहे हो? जैसे दोनों के सवाल जवाब का आदान प्रदान होता तो उन्हें चैन मिलता। दोनों का प्यार चरम पर था। दिनकर के साथ और उसकी हौसला अफजाई से सरिता में निखार आता चला गया। उसने अपने पति विजय को भी संभाला, लेकिन दिनकर से वो बहुत प्यार करती थी। विजय का व्यवहार सरिता के प्रति धीरे धीरे ठीक होता जा रहा था, लेकिन दिनकर कविता से दूर होता जा रहा था। कविता का व्यवहार दिनकर के प्रति इस कदर रूखा और बदतमीजी वाला हो गया था कि दिनकर का जीना दूभर हो गया। इसी बीच दिनकर के बेटे की शादी भी हो गई। बहुत समझदार और सुशील बहू पाकर दिनकर ये उम्मीदें करने लगा कि कविता में कुछ सुधार हो जाएगा, लेकिन सारी उम्मीदें सिर्फ ख्वाब बनकर रह गईं। बहू ने पुत्र के रूप में नया वारिस भी दे दिया। दिनकर और सरिता के अनाम रिश्तों को 15 साल होने जा रहे थे कि अचानक सरिता के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। वो दिनकर को कम तो विजय को ज़्यादा वक्त देने लगी। सरिता के इस व्यवहार से दिनकर विचलित हो गया। उसे लगता कि सरिता उसके साथ धोखा कर रही है। साथ जीने मरने की कसम खाने वाली सरिता क्यों बदल रही थी, ये बात दिनकर समझ नहीं पा रहा था। वो स्वयं को अकेला महसूस करता। कविता तो उसकी हो नहीं पाई। अब सरिता भी साथ छोड़ने की ओर कदम बढ़ा रही थी। सरिता ने आखिर वो बात कह दी
जो दिनकर ने कभी सोची भी नहीं थी। मुझे भूल जाइए दिनकर, मैं आपका साथ नहीं दे सकती। पर सरिता, मैं जाऊं कहाँ, क्या करूं? दिनकर ने रूंधे गले से कहा। मुझे माफ कर दीजिए दिनकर, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मैं ये दोहरा जीवन नहीं जी पा रही। मुझे किस बात की सजा दे रही हो सरिता? मुझ में अचानक क्या कमी आ गई? आप में कोई कमी नहीं दिनकर जी, मैंने आपसे ही जीना सीखा है। आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। कहते हुए सरिता की आंखें भर आईं। हमारा रिश्ता इतने सालों से चल रहा है, तो बाकी जिंदगी भी कट जाएगी सरिता। नहीं दिनकर, हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है। ये सामाजिक और कानूनी दोनों रूप से ठीक नहीं है। इससे क्या होता है सरिता? हम कौन सा किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, अब नहीं चलेगा। अब तक हम दुनिया की नज़रों में नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि चोरी छिपे जो कर रहे हैं कभी लोग समझ नहीं पाएंगे। सरिता ने सख्त लहजे में कहा। तो दिनकर को लगा उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है सरिता। उसको गहरा धक्का लगा। तो अब तक तुम जो मेरे साथ रही वो वैध था, तब समाज का डर नहीं लगा तुम्हें। अब तुम्हारा पति ठीक हो गया तो तुम बदल रही हो। चिल्ला पड़ा दिनकर। गुस्से से लाल हो गया उसका चेहरा। सरिता भी कम नहीं थी। बोली, तो जबरदस्ती का प्यार करोगे क्या? जो चीज संभव नहीं उसकी कोशिश मत करो। सरिता का बदला रंग देखकर दिनकर डिप्रेस हो गया। एक ही औरत के कई रंग देख लिए थे उसने। प्यार में मिले आघात से वो मानसिक संतुलन खो बैठा। कामकाज छोड़ दिया। रात को नींद आनी बंद हो गई। अजीब सी बातें और हरकतें करने लगा। दिन में बड़बड़ाने लगा। हर किसी को मारने दौड़ता। बात बात पर गुस्सा और आपे से बाहर होने लगा। और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि वो हिंसक हो उठा। कविता से किसी बात पर कहा सुनी हो गई तो बजाय शांत करने के कविता ने उसे और भड़का दिया। तब कोई तीखी चीज लेकर दिनकर ने कविता पर हमला करना चाहा, तो बेटे ने बड़ी मुश्किल से काबू किया। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि दिनकर को किसी बात से गहरा मानसिक आघात लगा है। इसे मेंटल हॉस्पिटल में इलाज की ज़रूरत है। इलाज लंबा भी चल सकता है। तब तय हुआ कि अपने शहर के बजाय आगरा हॉस्पिटल में इलाज लेना बेहतर होगा। आज हॉस्पिटल से निकले जिंदगी के 50 वसंत देख चुके दिनकर के जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही थी। वो अपनी पिछली जिंदगी भूलकर कविता के साथ नई जिंदगी गुजारने को तैयार था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।